हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है ऑसिलेशन का। आज हम बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ, है ना। 2 से 3 दिन कोई वीडियो नहीं आया था, ठीक है। 3 दिन के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 3 दिन पहले हमने लगातार रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको ऑसिलेशन का फुल चैप्टर कवर कराया है। अब जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि आपको जाना है पहले देखने हैं 9 लेक्चर्स ऑसिलेशन के, वो कंसेप्ट समझने हैं, उसके बाद ही आप सॉल्व कर सकते हो न्यूमेरिकल। उसके बगैर आपको थोड़ा दिक्कत जाएगी, है ना। समझ तो जाएगा आपको, मैं फॉर्मूले से जैसे सॉल्व कराऊंगा तो, लेकिन बेसिक कंसेप्ट में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। दूसरी बात यह है कि आज न्यूमेरिकल्स कितने होंगे, तो देखो हम 1 मिनट में फास्ट सॉल्व करके तो आपको नहीं बताएंगे, कंसेप्ट वाइज बताएंगे। अब कंसेप्ट वाइज बताएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ज़्यादा नहीं हो के जो भी हुए 40-45 मिनट के लेक्चर में उतने कवर होंगे। लेकिन पहला जो न्यूमेरिकल हमारा है वो एक क्वेश्चन के अंदर तकरीबन 4 से 5 तरह के जो तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है, वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा चैनल ईसीसी एक्सेलेंस कोचिंग सेंटर और एनसीईआरटी बुक का 14.5 आसान वाला है। ये क्यों लिया जा रहा है शुरुआत में, ये वाला ही सॉल्व क्यों करा रहे सर तुम, तो इसलिए क्योंकि इसमें फोर्स, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी तीनों का, एसएचएम का तीनों का निचोड़ इसमें तकरीबन कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मान लो क्वेश्चन में दिया कि एक ए पॉइंट है, यहाँ एक बी पॉइंट है, यहाँ क्या है, एक बी पॉइंट है, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बॉडी ऑसिलेट कर रही है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बॉडी क्या कर रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, एसएचएम कर रही है। और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका मीन पोजीशन यहाँ पर आएगा, इधर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर और इधर से 5 सेंटीमीटर दूरी पर। एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, बॉडी ऑसिलेट कर रही है। तो मिड पॉइंट जो रहेगा, जिसे मीन पोजीशन कहते हैं, वो बी से भी 5 सेंटीमीटर दूर रहेगा, ए से भी 5 सेंटीमीटर दूर रहेगा। क्वेश्चन में बोला गया कि इधर की जो डायरेक्शन है, ए से बी की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करो। ए से बी की डायरेक्शन को क्या कंसीडर करो, पॉजिटिव। तो जाहिर सी बात है बी से ए की डायरेक्शन क्या रहेगी, निगेटिव। बी से ए की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, निगेटिव रहने वाली। और बताया गया कि नीचे 4 से 5 कंडीशंस हम देंगे, उन कंडीशंस में आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, इनके सिर्फ डायरेक्शन बताने हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इनके सिर्फ डायरेक्शन बताने हैं, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, सिर्फ डायरेक्शन बताने हैं। तो उनके लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बना लूंगा। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन ये है कि एक ए से बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट बी पॉइंट, उसके अंदर बॉडी ऑसिलेट कर रही है। यहाँ का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो मीन से ये 5 हो गया। इधर से ये डायरेक्शन पॉजिटिव लो, ये डायरेक्शन निगेटिव लो। कंडीशंस दिए जाएंगे, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंडीशंस दिए जाएंगे उन कंडीशंस में आपने पता करना है कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो ये आपका बन गया एक चार्ट, एक टेबल, और उस टेबल में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ओके, तो ध्यान दो, इधर बहुत आसान है, बहुत ये थोड़ा लेंदी है, बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान है, इजी है बहुत। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, और ये हो गया आपका फोर्स। पहली कंडीशन है ए कंडीशन। इसमें ये बोला गया है कि ए पॉइंट पर है, एट द पॉइंट एंड पॉइंट ए, एट द एंड पॉइंट ए बोला आपकी बुक में, एट द एंड ए। हाँ, अब मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, बहुत फास्ट बता रहा था। कंडीशन सारी क्लियर है। ए पॉइंट बी पॉइंट ऑसिलेशन हो रहा है, ए से बी का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मीन से ए का डिस्टेंस 5, मीन से बी का डिस्टेंस 5, वो डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव। ओके, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगी और फोर्स क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव इतना बताना है। तो देखो वेलोसिटी यहाँ पर होती है 0, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है। जब मीन पोजीशन से दौड़ता हुआ पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ आता है तब वेलोसिटी कम होती है, यहाँ पर आके हो जाती है 0। 0 की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, 0 की कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो 0। ओके, एक्सेलरेशन किधर लगेगा, यहाँ पर बॉडी है, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बॉडी, एक्सेलरेशन किधर लगेगा, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। ये क्वेश्चन की आसान बात ये है कि इसमें एक्सेलरेशन और फोर्स पूछ लिया।
अरे भाई सिंपल है ना, तुम कहाँ खड़े हो देख लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मीन पोजीशन किधर है, इधर है, एक्सेलरेशन इधर, फोर्स इधर, यहाँ खड़ा हूँ, मीन पोजीशन किधर है, इधर है, तो एक्सेलरेशन भी इधर और फोर्स भी इधर, कितना इजी है ना। एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगते हैं, तो यहाँ से इधर जाना है मीन पोजीशन, और ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, फोर्स भी पॉजिटिव। बी वाली कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, बी वाली कंडीशन है एट द एंड बी, बी एंड पे क्या होगा, ये बी एंड पर पार्टिकल यहाँ पर मौजूद है, क्या होगा बोलो, अरे भाई वो भी तो पार्टिकल एक्सट्रीम पर है, जब वो भी पार्टिकल एक्सट्रीम पर होगा तो वहां भी वेलोसिटी क्या होने वाली है, वहां भी वेलोसिटी होने वाली 0, और यहां से एक्सेलरेशन भी मीन की तरफ लगेगा और फोर्स भी मीन की तरफ, तो मीन की तरफ मतलब ऐसे, ऐसे मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी निगेटिव और फोर्स भी निगेटिव। यहां तक क्लियर था बच्चों। सी वाली कंडीशन देखते, चलो सी वाली कंडीशन में क्या बोला है, सी वाली कंडीशन में बोला है, सी वाली कंडीशन एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी गोइंग टुवर्ड्स ए, हाँ अब थोड़ा आएगा मजा, एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए और बी के मिड पॉइंट में, ए कहां पर ये, बी कहां पर ये, मिड पॉइंट होता है मीन, ओहो ये तो बहुत इजी हो गया, ये तो मीन पोजीशन है ना मिड पॉइंट, और गोइंग टुवर्ड्स ए, गोइंग टुवर्ड्स ए की तरफ जा रहा है, सी एट मिड पॉइंट, गोइंग फास्ट लिख रहा हूं थोड़ा, टुवर्ड्स ए, क्योंकि आपके पास बुक अवेलेबल है लेकिन फिर भी लिखाना है, बच्चों को पॉज कर करके सुनेंगे इससे अच्छा। यहां पर है बच्चों मीन पोजीशन पर ही है, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, तो फोर्स भी 0 हो जाएगी। मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होता है 0, तो फोर्स भी 0, एक्सेलरेशन भी 0 मीन पोजीशन पे, तो फोर्स भी 0। क्यों 0 होता है एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और x 0 तो एक्सेलरेशन 0, और फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो x 0 तो F 0, तो ये दोनों तो 100% 0 होने वाले हैं। बचा क्या, बचा क्या, वेलोसिटी, वेलोसिटी तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी भाई, अरे भाई यहां से है, भाग किधर रहा है, ए की तरफ भाग रहा है, तो ए की डायरेक्शन कौन सी है, निगेटिव, तो वेलोसिटी होगी निगेटिव। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, मन के सच्चों, डी कंडीशन की तरफ मिलते हैं। डी कंडीशन में बोला गया है एट द 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बी, एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बी गोइंग टुवर्ड्स ए, डी कंडीशन 2, मैं जितना शॉर्ट है उतना शॉर्ट लूंगा, 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी गोइंग टुवर्ड्स ए ना, ये ए बी की जगह बी और जी होता तो कितना अच्छा होता है ना। देखो यहां पर 2 सेंटीमीटर दूर है बोले बी से, और किधर जा रहा है बोले ए की तरफ जा रहा है, तो ये बी है, बी कहां है ये, वहां से 2 सेंटीमीटर दूर, 2 सेंटीमीटर पे यहां पर आ जाएगा, और जा रहा है ए की तरफ, तो ए यहां से किधर है, इधर है, तो इधर जा रहा है। डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन देख रहे क्या, किधर है, इस तरफ है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो वेलोसिटी, ओ सॉरी, अरे बच्चों निगेटिव डायरेक्शन, बच्चों निगेटिव डायरेक्शन, बच्चों निगेटिव डायरेक्शन, रुक जाओ बच्चों, मन के सच्चों, निगेटिव डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन में चल रहा है पार्टिकल, यहाँ पर मौजूद है, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, पार्टिकल इधर दौड़ रहा है, तो वेलोसिटी होगी निगेटिव, वेलोसिटी होगी निगेटिव। ओके, दूसरी बात, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगता है, और यहाँ पर बॉडी है तो एक्सेलरेशन लग गया इधर, तो ये डायरेक्शन है निगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी होगा निगेटिव, तो फोर्स भी होगा निगेटिव। उसके बाद आता है आपका पॉइंट ई, और ई कंडीशन क्या है, ई कंडीशन में बोला है आपको एट 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टुवर्ड्स बी, 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए गोइंग टू बी, मैं बस शॉर्ट में लिखता हूँ, बहुत शॉर्ट, टूवर्ड्स को 2 कर दिया मैंने, गोइंग का जी भी खा लिए थे अपन ने, हाँ 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए, ए यहाँ पर है, ए से 3 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर है, ये 3 सेंटीमीटर मान लो, यहाँ पर पार्टिकल है, ओके यहाँ पर पार्टिकल है, गोइंग टुवर्ड्स बी, बी की तरफ जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ये है बच्चों, डायरेक्शन ये कौन सी है, पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव।
एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों मीन पोजीशन की तरफ लगते हैं, तो मीन पोजीशन किधर है, ये इधर है, यहाँ से किधर है, यहाँ से मीन पोजीशन इधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। मीन पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ना, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और फोर्स भी पॉजिटिव। अच्छा, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये ऊपर के दोनों जो है ना, ये ऊपर के दोनों बहुत ईजी है ये, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में मीन की तरफ पार्टिकल दौड़ रहा है, यहाँ से भी इधर दौड़ रहा है यहाँ से, और जब मीन की तरफ पार्टिकल दौड़ता है तब फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तीनों एक डायरेक्शन में थे। क्योंकि जब मीन से एक्सट्रीम जाता पार्टिकल तो वेलोसिटी कम होती है, क्योंकि वेलोसिटी सामने लगती है, एक्सेलरेशन पीछे लगता है। लेकिन जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आता है पार्टिकल, एक्सट्रीम से मीन, तो वेलोसिटी भी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, फोर्स भी इधर मीन की तरफ, और वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। लास्ट कंडीशन एफ वाली कंडीशन देख लो। एफ वाली कंडीशन बुक में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, बुक में 4 सेंटीमीटर किया हुआ है, मैं 6 कर रहा हूँ। बुक में 4 किया था, मैं 6 कर रहा हूँ। उसने बोला 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम बी, बी से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है, गोइंग टू ए, और ए को जा रहा है। 6 सेंटीमीटर दूरी पर है बी से, और ए को जा रहा है। बी से 6 सेंटीमीटर दूर, इतना ही मुश्किल था, थोड़ा ट्रिकी, बाकी सब इजी है। ये देखो, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 तो पहुँच गए। बी से कितना दूर जाना है, 6 सेंटीमीटर, जबकि 5 तो पहुँच गए हम, तो 5 सेंटीमीटर का होता है यहाँ पर, तो 6 का होगा यहाँ पर। ओहो, बहुत बढ़िया, 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर आ रहा है भाई, वो यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये 6 सेंटीमीटर। बी से 6 सेंटीमीटर ये पॉइंट है, जो कि मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर निगेटिव में है, जो कि मीन पोजीशन से 1 सेंटीमीटर किधर है, निगेटिव में। और किधर जा रहा है बॉडी, किधर जा रही है बॉडी, किधर जा रही है, इधर ए को जा रही है बॉडी। किधर जा रही है बॉडी, ए को। अब बॉडी ए को जा रही है तो वेलोसिटी तो निगेटिव, वेलोसिटी की डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सॉरी, एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ये दोनों लगते ही मीन पोजीशन की तरफ, ये दोनों लगते किधर, मीन पोजीशन की तरफ। ओके, हाँ, तो ये था आपका क्वेश्चन, सॉल्व हो गया। जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, कितने मिनट में हुआ सॉल्व, ये 12 मिनट लग गए। अच्छा ही टाइम लगा, फिर भी इतना नहीं लगना चाहिए। जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, आप लोग क्या करो, कमेंट करो और इसको पॉज करके लिख लो। मैं थोड़ा साइड में होता हूँ, अपने पॉज करके लिख लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। मैं रफ करके लिखा रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो आपका, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व। इसलिए देखो, क्वेश्चन में बोला गया है x इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 20t प्लस पाई बाय 2। x इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ 20t प्लस पाई बाय 2। इसमें फाइंड करना है आपको एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और इनिशियल फेज। ये भी आसान है, बहुत मुश्किल वाला नहीं है भैया, ये आसान है। तो देखो, फार्मूला, जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ इसका, डिस्प्लेसमेंट का। वो होता है x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको कंपेयर करो अगर जस्ट, तो 2 चीजें फाइंड हो जाती कंपेयर करने से। कितनी 2 चीजें, a देखो, x इज इक्वल टू 10 साइन ऑफ, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ। तो मतलब a कितना है आपका, एम्पलीट्यूड क्या है आपका, 10 है। कोई यूनिट वगैरह नहीं दिया गया, मान लो 10 सेंटीमीटर 10 मीटर जो भी है ना, ठीक है, 10 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। ओके, उसके बाद साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो 5 की जगह क्या है, साइन ऑफ 20t प्लस पाई बाय 2। तो ये क्या है आपका, 5 है। तो ये इनिशियल फेज कितना होगा आपका, पाई बाय 2। सॉल्व सिर्फ ये दोनों करने, वो भी बहुत आसान है ना। देखो बच्चों, टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया हुआ है 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। और तो रख दो इसमें 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा क्या है यहाँ पर देखो, a साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी है ना। यहाँ पर देखो ओमेगा 10 साइन ऑफ 20t, तो ये 20 क्या है आपका, ओमेगा है, तो डिवाइड में आ जाएगा 20। तो 2/20 कितना होगा, 1/10, यानी कि पाई बाय 10। टाइम पीरियड मिल गया बच्चों आपको पाई बाय 10। रही फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, है ना, ये 1 टाइम पीरियड है ना, रेसिप्रोकल बोलो आप जो बोलो। तो ये हो जाएगा 1 टाइम पीरियड, मतलब कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 10/पाई। तो ये हो जाएगा, सॉरी पाई बाय 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10/पाई, 10/पाई। तो फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 10 डिवाइडेड बाय पाई। ये आपका सॉल्व हो गया दूसरा क्वेश्चन। मैं इसको भी रफ करूँगा, फिर अगला सॉल्व कराऊंगा। बहुत ईजी था। इस फॉर्मूला दिया गया था, इसमें बोला गया था एम्पलीट्यूड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो, टाइम पीरियड निकालो, इनिशियल फेज निकालो।
फॉर्मूले को जनरल फार्मूला लिखिए ए साइन ऑफ ओमेगा डी प्लस फाइव। ए और फाइव तो डायरेक्ट क्वेश्चन में लिखे गए, ये फाइव है आपका, ये ए है, वो तो डायरेक्ट कर लिया हमने। फिर हमने बोले टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू 20 थी, क्योंकि यहाँ पर ओमेगा की जगह 20 पुट किया गया, तो 2 बाई 20 10, यानी कि पाई बाय 10 आपका टाइम पीरियड मिलेगा, पाई बाय 10। और फ्रीक्वेंसी जो होती है 1 बाय टाइम पीरियड होती है, इसका उल्टा कर दो इसका, तो 10 बाय पाई आपकी क्या हो गई थी, फ्रीक्वेंसी हो गई थी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, ये डायग्राम है और बताया गया कि ये वाला पॉइंट ए है ना। मैं आपको समझाता हूँ डायग्राम में क्या बोला गया। एक सिंपल पेंडुलम है, एक क्या है, सिंपल पेंडुलम। ओके, सिंपल पेंडुलम में जो बॉब लगा हुआ है उसका मास दिया गया है, मास m, स्मॉल m उसका मास है, स्मॉल m क्या है, उसका मास है। और वो बॉब कुछ यहाँ पर होता है इस तरह से, ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ से उसको छोड़ा जाता है तो वो इस तरह से ऑसिलेट करता है, इससे फिर ए तक जाएगा और फिर ए से सी तक जाएगा। मान लो ऐसा दिया गया कंडीशन कि यहाँ से जब बॉब को छोड़ेंगे तो वो ऐसे आएगा बी तक, बी से जाएगा सी तक। कहाँ बंधा हुआ है, कुछ इस तरह से ना भाई, कुछ इस तरह से। ये बॉब है, इसका मास m है, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, उठा के मैं ले गया इसको यहाँ पर, बिल्कुल इस लेवल पर, और यहाँ से छोड़ने वाला हूँ, यहाँ से मैं उसको क्या करने वाला हूँ, छोड़ने वाला। बोला गया कि ये जो हाइट है ये h हाइट है। कितनी हाइट है, ये हाइट जो क्या है दी हुई है, h दी हुई, h हाइट दी गई है। यहाँ से पेंडुलम को छोड़ना है, मास उसका m है बॉब का। तो b पॉइंट पर फाइंड वेलोसिटी एट b पॉइंट। b पॉइंट पे वेलोसिटी आपको निकालनी है, b पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया। कंडीशन समझ गया आप। इस तरह से ये p पॉइंट है, ये b पॉइंट है, यहाँ पर बॉब था, ले गया मैं उसको c पर, c से छोड़ने वाला। तो सबसे पहली बात तो जब छोड़ेंगे हम उसको, जब रिलीज करने से पहले यहाँ से छोड़ेंगे तब उसमें पूरी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तब पूरी एनर्जी क्या होगी इसमें, पोटेंशियल। और वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। अब यहाँ की कंडीशन में अगर ये लेवल है, इस लेवल से कि h हाइट पर है, कैपिटल H हाइट पर बता दिया गया, ये हाइट कितनी है, h है, तो ये हाइट भी कितनी होगी, ये सरफेस से ये हाइट भी कितनी होगी, h हाइट होगी ना ये। तो ये फार्मूला हो गया mgh, ये फार्मूला कितना हो गया, mgh पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ mv/b² लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको b पे की वेलोसिटी निकालना है। तो ये दोनों बराबर होंगे, पूरी पोटेंशियल कन्वर्ट होगी पूरी काइनेटिक में। क्यों कन्वर्ट होगी, क्योंकि ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे नियरली होती है 0, यानी कि 0 ही होती है। तो यहाँ पर पूरी एनर्जी काइनेटिक रहेगी, यहाँ पर पूरी पोटेंशियल थी, यहाँ पर पूरी काइनेटिक, तो ये दोनों बराबर। बस हो गया, सॉल्व ही हो गया क्वेश्चन। तो अब तुम सॉल्व कर सकते हैं, बस समझाना मकसद था, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी 0, यहाँ की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। पता करना था आपको यहाँ की वेलोसिटी, तो हाफ ऑफ mv/b² इज इक्वल टू mg कैपिटल H, mg कैपिटल H। अब देखो ये mm कैंसिल हो रहा है, ये 2 जा रहा मल्टीप्लाई में उधर, और mm क्या हो रहा है, कैंसिल, तो mm कैंसिल हो गया, 2 चलेगा मल्टीप्लाई में, तो vb² इज इक्वल टू हो गया 2gh, और vb इज इक्वल टू हो गया रूट ऑफ 2gh। अच्छा बच्चों एक बात रहेगी, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ, 4 ऑप्शन, और थोड़ा आप पॉज करके सॉल्व भी करो घर पे। चलो ये वाला लिख लो, डायग्राम बना लिए, बना लो, फिर मैं जो तो नेक्स्ट कराता हूँ आपको। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, सारे डायग्राम भी बना दिया हूँ, बस आपको समझाना है, आपको समझाना है। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज गिवन। कि जो ग्राफ है ये वाला आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ x वर्सेस t का, x वर्सेस t का। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो बोला गया फोर्स टाइम ग्राफ फॉर गिवन कंडीशन इज, कि 4 जो ग्राफ है इसमें से कौन सा ग्राफ फोर्स टाइम ग्राफ है इस कंडीशन के लिए। पहली बात तो बच्चों एक बात याद रखना, फोर्स जो होता है वो होता है -kx। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में माइनस का साइन है भैया, समझो भैया। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में माइनस का साइन है, मतलब कि जिधर डिस्प्लेसमेंट चलेगा उसके अपोजिट में, उस डायरेक्शन में उस बार फोर्स रहेगा। आपने देखा था ना जब मैंने ग्राफ पढ़ाया था आपको, अब जाओ पीछे लेक्चर्स में, आपको मिलेगा कि जब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरह से मिला था हमको,
तब एक्सेलरेशन का ग्राफ निगेटिव से शुरू हो रहा था, और एक्सेलरेशन का निगेटिव से शुरू होगा मतलब फोर्स का भी निगेटिव से, क्योंकि एक्सेलरेशन और फोर्स एक ही डायरेक्शन में रहता है हमेशा। देखो जब डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पॉजिटिव से शुरू होता है, एक्सेलरेशन का शुरू होता है निगेटिव से। तो पहली बात तो ये एसएचएम है, तो एसएचएम में ये ग्राफ बनता ही नहीं, ये वाला ए और सी कंडीशन एसएचएम के लिए सुटेबल है ही नहीं, ये दोनों ग्राफ ही है बस बच गए, ये दोनों तो एसएचएम के हैं ही नहीं। अब इन दोनों ग्राफ को गौर से देखो, इन दोनों ग्राफ में ये ओ पोजीशन है ओरिजिन और ये ओ पोजीशन है ओरिजिन। अब ये और ये ग्राफ कंपेयर करेंगे तो सेम ग्राफ है। देखो यहाँ से इनिशियल से पॉजिटिव, फिर मीन, फिर निगेटिव, फिर मीन, फिर पॉजिटिव, इनिशियल से पॉजिटिव, फिर मीन, फिर निगेटिव, ये दोनों सेम है। तो अब क्या एफ इजिकल टू के एक्स है? नहीं, अगर ऐसा होता तो ये दोनों सेम होते, यहाँ पे तो माइनस के एक्स है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। तो जब इसमें पॉजिटिव होगा, फोर्स का ग्राफ निगेटिव से शुरू करेगा, ये निगेटिव से शुरू किया, और जब इसमें निगेटिव होगा फोर्स का ग्राफ पॉजिटिव होगा। तो दिस वन इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। याद रखो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, एसएचएम के लिए दोनों कंडीशन है ही नहीं भाई, ये दो बचे जिसमें ये वाला सेम बता रहा है जबकि माइनस का साइन है। जब फोर्स एक्सल डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, फोर्स निगेटिव होता है, फोर्स क्या होता है? निगेटिव, सॉरी ये निगेटिव होता है। ठीक है, चलो लिख लो इसको पॉज करके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हमको फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स। 4 ग्राफ दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो पहली बात तो ये पता थी आपको, जब मैंने बताया था ये ग्राफ मैंने बनाया था, मैंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी पढ़ाया था, क्योंकि ग्राफ जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते है ना, वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि बोलो क्यों होते थे? उसकी जो इक्वेशन बनती थी है ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारी? mgh है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सॉरी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इस कंडीशन में? हाफ के x², ये पोटेंशियल होती थी, और काइनेटिक एनर्जी थी हाफ ऑफ के इन ब्रैकेट a² माइनस x²। तो जहाँ पर मीन पोजीशन होती थी, जिस जगह पर x 0 होता था, x क्या होता था? 0, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो जाती थी पूरी एनर्जी, और जहाँ पर x 0 होता था वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाती थी 0। अब x 0 कहाँ पर है? x 0 ये कंडीशन में है, ये कंडीशन में है, ये कंडीशन में है, ये कंडीशन में है। ओके, तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो 3 जगह में। x जहाँ 0 होगा, ये वाले फार्मूला कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी 0 में। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये वाला। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बता रही है x 0 पर, ये तो हाई बता रही है अपने आप को, ये अपने आप को क्या बता रही है? हाई बता रही है। तो ये वाला तो हो नहीं सकता, ये पोटेंशियल एनर्जी हाई बता रही है और ये वाली भी हाई बता रही है। ये ग्राफ को ज़रा गौर से देखें, इसमें पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये वाला है, ये यहाँ पर आके 0 हो रहा है x 0 पर, है ना, और एक्सट्रीम पर मैक्सिमम हो रहा है। चलो देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी से वेरीफाई करते हैं। काइनेटिक एनर्जी में ये कहा गया था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी में ये कहा गया था जहाँ x मैक्सिमम हो, a हो, जहाँ x क्या हो? a हो, जहाँ x इक्वल टू a हो, वहाँ काइनेटिक एनर्जी होती थी आपकी 0। x इक्वल टू a पर काइनेटिक एनर्जी 0, मतलब एक्सट्रीम पे काइनेटिक 0 होंगी। तो इसमें एक्सट्रीम ये पॉइंट है, यहाँ पर काइनेटिक मैक्सिमम है, 0 नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं है। इसमें काइनेटिक क्या है? इधर ये तो निगेटिव में जा रही, तो ये आंसर भी नहीं है, और ये भी आंसर नहीं है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी क्या है? मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी 0 का हो रही है, देखो ये पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी हो रही है 0, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर और निगेटिव एक्सट्रीम पर। तो आंसर सी आपका करेक्ट है। ये एररलेस बुक का क्वेश्चन है, देख लेना आपने, उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ग्राफ के 2 ही लिए हमने, ज़्यादा नहीं लेंगे, अब ग्राफ को एंड कर देंगे, अब न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, थोड़ा देखो गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है कुछ इस तरह से, ये मीन पोजीशन है उसकी, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इधर वाली निगेटिव एक्सट्रीम है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। यहाँ से अगर यहाँ से शुरू करता है तो इधर ऐसे और वापस आ गया, तो कैपिटल टी दिया हुआ है 2 सेकंड, कैपिटल टी क्या दिया हुआ है? 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड तो यूनिट है। ओके,
एम्पलीट्यूड दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। चलो एक और बात बता दी गई, मीन से स्टार्ट कर रहा है। कहां से स्टार्ट कर रहा है? मीन पोजीशन से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ओके, मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है। तो फाइंड करना है, पता करना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आफ्टर 1/3 सेकंड। देखो याद रखो, 3 चीजें निकालनी है। पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव की तरफ दौड़ रहा है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकंड, एम्पलीट्यूड दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, मीन से पॉजिटिव दौड़ रहा है। दूसरी बात ये बोला गया 3 चीजें निकालनी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। लेकिन कब निकालनी है? स्मॉल टी क्या है? स्मॉल टी दिया 1/3 सेकंड, यानी कि 1/3 सेकंड। पार्टिकल जब स्टार्ट करेगा, स्टार्ट करके इधर गया, लेकिन 1/3 सेकंड के बाद कहा था, 1 सेकंड भी नहीं हुआ पूरा, 1/3 सेकंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूंगा तब आपको लगेगा बहुत आसान था। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ देखो, फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा? इधर दौड़ रहा है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए x = a sin of ओमेगा टी। तो x = a क्या है बच्चों? a 5 साइन ऑफ ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है 2π/t। 2π/t रख रहा हूं ओमेगा की जगह, तो 2π डिवाइडेड बाय t की जगह क्या आएगा बच्चों? 2 आएगा, और t ए स्मॉल t की जगह आएगा 1/3। 1/3 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो x = a sin of ओमेगा टी, a 5 साइन ओमेगा की जगह आता है 2π/T। कैपिटल T दिया हुआ है 2 सेकंड, यानी कि 2 डिवाइड में कैपिटल T, और इंटू स्मॉल t की जगह आएगा 1/3। तो ये 2 कैंसिल, 3 इधर डिवाइड में आएगा, तो x = हो जाएगा 5 साइन ऑफ π/3। π/3 मतलब कितना होता है? 60 होता है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, शायद, पक्का नहीं पता, वही है ना? हाँ वही है। तो बच्चों देखो π/3 समझे क्या? π/3 मतलब साइन ऑफ 60, और इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा, ये वाला पूरा √3/2, तो x हो जाएगा 5 × √3/2। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। काय में आएगा? सेंटीमीटर में क्या मीटर में आएगा? सेंटीमीटर में आया, मीटर में आएगा? सेंटीमीटर में। चलो नेक्स्ट, वेलोसिटी की तरफ बढ़ते। वेलोसिटी की तरफ बढ़ेंगे, अब तो आपको बहुत आसानी से सॉल्व होंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी का फार्मूला होता है v = a ओमेगा cos ओमेगा t। सर ये वाला ही क्यों लिखे तुमने? ये वाला ही क्यों लिखे? क्योंकि बेटा ये देखो ना, a sin ओमेगा t, तो वेलोसिटी होती है dx/dt। इसका डेरिवेटिव है ये, a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos और ओमेगा पीछे एक बार, बस ये डेरिवेटिव। तो v = हो जाएगा, a की वैल्यू क्या दी हुई बच्चों? 5। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2π/t, मतलब 2, देखो यहाँ पे ओमेगा जो रखा था मैंने, वही ओमेगा यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, इंटू कॉस ऑफ ओमेगा की वैल्यू फिर से 2π/2 इंटू टी की वैल्यू फिर से 1/3। ये 2 गया, 2 गया, 2 गया, 2 गया। कॉस ऑफ 60 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो v = मिलेगा 5π इंटू कॉस ऑफ π/3। कॉस 60 की वैल्यू याद होगी बच्चों को, बहुत ही आसान। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती ना। अरे कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती ना बच्चों, है ना? कॉस π/3 मतलब कॉस 60, तो ये हो जाएगा पूरा हाफ, 1/2। तो वेलोसिटी मिलेगी 5π/2, वेलोसिटी भी मिल गई। सेंटीमीटर पर सेकंड मिलेगी बच्चों, मीटर पर सेकंड नहीं मिलेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब एक्सेलरेशन ऐसे ही सॉल्व करना है अपने। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। यही तो था, -a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ, इसका डेरिवेटिव अब ये। हाँ तो -a, 5 कितना है? -5 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा ये दिख रहा है क्या? पहले आपको देखने तो पूरा सॉल्व तक दिखेगा क्या आपको? हाँ दिखेगा बच्चों, दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। आंखें बड़ी तेज हैं तुम्हारी। मैं थोड़ा रफ करके थोड़ा इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। सो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको -ω² साइन ऑफ ओमेगा टी। बच्चों माइनस एज इट इज, मैं ए को पीछे लिखता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को आगे लिखूँ या ओमेगा स्क्वायर को पीछे लिखूँ, ए को आगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ए की वैल्यू पहले रख रहा हूँ 5, ओमेगा स्क्वायर होगा बच्चों, तो ओमेगा की वैल्यू थी 2π/2, तो इसका स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो 4
पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये तो कैंसिल ही होने वाला आगे जाके, पर अभी दिया हुआ है तो लिखना है साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू फिर से आएंगी 2 पाई बाय 2 और टी की वैल्यू होंगी 1/3, 2 2 कैंसल, ये साइन 60 बनेगा, फिर से 3 इधर आके 4 4 कैंसल, तो आंसर आएगा -5 पाई स्क्वायर इंटू √3/2, यही आएगा आंसर आपका एक्सेलरेशन का। देखो ये वाला जो है ना -5 एज इट इज, पाई स्क्वायर एज इट इज, और साइन पाई/3 मतलब 60, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो ये मिल गया आपको एक्सेलरेशन। इस तरह से हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मैं इसको पॉज करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा होगा, जब तक आपने पॉज करके इसको लिख लेना है। ओके, कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी। चलो बच्चों, हाँ अब सिंपल पेंडुलम पे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि उसके टाइम पीरियड से रिलेटेड है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला t = 2 पाई √L/g, ये तो याद होगा आपको। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑफ द मास ऑफ द बॉब। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ L यानी कि लेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद है? हाँ, अब देखो उसने बोला कि एक कंडीशन है, सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है, एक ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर अंदर से खाली है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसको सिंपल पेंडुलम बना दिया, एज अ बॉब इस्तेमाल किया उसको, उसके अंदर वाटर भर दिए, क्या भर दिया इसके अंदर, पानी, वाटर, और नीचे थोड़ा सा होल कर दिया, बारीक सा होल कर दिया, बहुत बारीक सा, और इसको ऑसिलेट करना है, बस इतनी कंडीशन है, दूसरा कुछ नहीं है। बॉब लेना है, गेंद लेनी है, उसमें पानी भर दिए, पूरा फिल है, होल करके सिंपल पेंडुलम से उसको बांध के ऑक्सीलेट करा रहे हैं। तो बोला उसका टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट होगा। टाइम पीरियड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा या कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। बच्चों स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, हमारी इंग्लिश बहुत खतरनाक है, तो कंटिन्यूअसली वगैरह जो भी है, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा या कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। फर्स्ट डिक्रीज होकर देन ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा, या फर्स्ट इंक्रीज होकर देन ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा। सॉल्व करके देखते हैं। पहली कंडीशन देखते बच्चों, चारों कंडीशन देखो। सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास अभी पूरा पानी फिल है इसके अंदर, तो सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पर होगा इस तरह से, इस जगह पर, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ये हो जाएगी L। इस पे ऑक्सीलेट कर रहा है, पानी गिर रहा है, पानी अंदर से कम होता जा रहा, पानी अंदर से कम होता जा रहा, तो पानी यहाँ से क्या होता है, ऊपर से कम होगा, नीचे तो होगा नहीं। मान लो पानी इतना हो गया, तो सेंटर ऑफ मास और नीचे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। जब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा तो लेंथ भी शिफ्ट होगी नीचे की तरफ, L बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये पानी जब कम होते जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ते जाने वाला है। मैं पूरा जब पानी भरा हुआ था, सेंटर ऑफ मास यहाँ था, और लेंथ जो ली जाती वो बॉब के सेंटर ऑफ मास से सपोर्ट तक ली जाती। लेंथ मेजर करने का फॉर्मूला सही तरीका कौन सा है, लेंथ होती है यहाँ से लेकर जो चीज़ बंधी गई उसके सेंटर ऑफ मास तक। जब पूरा पानी भरा हुआ था, सेंटर ऑफ मास यहाँ तक था, तो लेंथ यहाँ तक ही थी, ऊपर तक इतनी। जब पानी कम होता गया तो पानी कम हो रहा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा तो लेंथ बढ़ती जाएगी, L क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने वाला डिक्रीज का तो ऑप्शन बनता ही नहीं, पानी गिर रहा है क्यों। और कंटिन्यूअसली डिक्रीज, फर्स्ट डिक्रीज ये भी बनता नहीं। ये दोनों में आप देखिए, आप फर्स्ट डिक्रीज एंड देन कम टू ओरिजिनल। ये देखो ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, पहले मान लो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यहाँ था सेंटर में, तो उसका टाइम पीरियड उतना था। फर्स्ट इंक्रीज एंड देन कम टू ओरिजिनल वैल्यूज को देखो गौर से, पहले इंक्रीज हो रहा है ये तो हमने मान ली, पानी गिरता जाएगा तो पानी नीचे शिफ्ट होता जाएगा, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो जाएगा, लेंथ बढ़ती जाएगी। पेंडुलम की लेंथ बढ़ना मतलब जहां से हम लेंथ ले रहे हैं वो पॉइंट नीचे जा रहा ना, इसलिए लेंथ बढ़ रही है ना, वो पॉइंट नीचे शिफ्ट हो रहा ना। बाद में पूरा पानी खत्म हो जाएगा। अब पूरा पानी खत्म हो गया, बॉब हो गया खाली, बंधा हुआ इस तरह से इसको। पहले तो पानी नीचे नीचे जा रहा था, यूं नीचे पानी कम हो रहा है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट, पूरा पानी खाली हुआ। अब सेंटर ऑफ मास इसका वापस सेंटर में आ गया, तो पहली कंडीशन वापस से आ जाएगी। ये चीज पूरा पानी खाली होने के बाद जो हॉलो स्फीयर होता है उसका सेंटर ऑफ मास फिर से सेंटर में आ जाता है। अब सेंटर में सेंटर ऑफ मास, तो फिर से वही कंडीशन, जब पानी भरा हुआ था, ये पानी भरा हुआ है पूरा, यहाँ भी सेंटर यहाँ पर है सेंटर ऑफ मास, और ये पूरा खाली, यहाँ भी सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, तो ओरिजिनल कंडीशन में आएगा। पहले इंक्रीज होगा टाइम पीरियड, पहले क्या होगा टाइम पीरियड इंक्रीज, बाद में ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और इसी के साथ
अभी और 2-3 हम देखेंगे, आप इसको लिख लो जब तक। तो बच्चों मन के सच्चों आ जाओ वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एक SHM हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसमें इक्वेशन दी हुई है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज x इज इक्वल टू 3 sin 100t प्लस पाई बाय 6, 3 sin 100t प्लस पाई बाय 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी। बच्चों याद रखना, उन्हें निगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन की बोला ही नहीं, मैक्सिमम वेलोसिटी सेम रहती। अगर पार्टिकल का ये, पार्टिकल नहीं भाई, पार्टिकल का ये मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू 0 है, पार्टिकल इधर जा रहा है पॉजिटिव ए पर और पार्टिकल इधर वापस आ रहा है निगेटिव ए पर। बच्चों देखो ऐसे दौड़ रहा है पार्टिकल, तो उसकी यहाँ जितनी वेलोसिटी थी यहाँ भी इतनी रहती, सॉरी सर यहाँ भी 0 रहेंगी, यहाँ पर वेलोसिटी होंगी 0 और यहाँ पर भी 0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी मैक्सिमम, वो इस डायरेक्शन में दौड़े चाहे इस डायरेक्शन में, मीन से चाहे इधर शुरू करो चाहे मीन से इधर शुरू करो, कोबरा नहीं, मीन से इधर आमी कोबरा, चाहे इधर शुरू करो चाहे उधर शुरू करो, वेलोसिटी सेम रहेगी। कैसी रहेगी? सेम, और वो मैक्सिमम रहेगी। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी बच्चों मीन पोजीशन पे होती है, और चाहे वो पॉजिटिव की तरफ दौड़ो चाहे निगेटिव की तरफ सेम होती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस ऑफ ओमेगा टी। अच्छा ये देखो, ये कॉस के साथ फंक्शन है ओमेगा टी, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? जब कॉस ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा 1। जब कॉस ऑफ ओमेगा टी क्या हो जाएगा बच्चों? 1। उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो ये 1 हो गया, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा ए ओमेगा। तो बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला आपको तो मिल गया, ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा या माइनस ए ओमेगा, पर ए ओमेगा मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? ए इंटू ओमेगा, माइनस प्लस की डायरेक्शन आपने देख लेना। अब जरा इस इक्वेशन की तरफ चलो, और एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं जनरल, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। बच्चों ये हमारी हर दर्द की दवा थी, मैंने आपको लेक्चर में बताया था पढ़ाते टाइम। तो x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा इसको और इसको कंपेयर करें तो ये 3 जो है वो a है, और ये 100 जो है वो ओमेगा है ना। कितना मुश्किल लग रहा था, इतना इजी क्वेश्चन था ये पढ़ने वालों के लिए, नहीं समझने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। उनके लिए तो सब मुश्किल है, नहीं समझने वालों के लिए तो हर चीज़ मुश्किल रहती है ना। तो ये 3 है और ये 100 है, ये ओमेगा है और ये है, तो ए ओमेगा v इज इक्वल टू 3 इंटू 100 यानी कि 300। अब वो सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड वो आपके डिस्प्लेसमेंट पर दिया रहेगा। मान लेता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड इसको मैं मान लेता हूँ। ठीक है, चलो ये था आपका क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को गौर से देखो, गौर से देखिए इस इक्वेशन को। ए साइन ऑफ 2 पाई टी जनरल इक्वेशन उन्होंने बना कर दिया और बोला कि भाई इधर देखो, तुम बोले ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है, ये निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, उसने बोला कि पार्टिकल यहाँ से शुरू करता है x इज इक्वल टू 0 से और यहाँ पहुँचता है बिल्कुल आधे में, और ये वाला रास्ता ये a/2 है, आधा है। यहाँ से ये a/2 और यहाँ से ये a/2 है ना। सिंपल सी बात है ना भाई, जैसे मान लो ये 0 है और यहाँ तक 10 है, तो ये 5 होगा, 5 और फिर 5 है ना। तो उसने बोला कि भाई आपका पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू 0 से शुरू करके x इज इक्वल टू a/2 यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको लगने वाला जो टाइम होता है वो होता है t1 टाइम, और a/2 से फिर a जाने के लिए लगने वाला टाइम होता है t2 टाइम। उसी को मैं क्वेश्चन में बताता हूँ कि लेट द पार्टिकल let the time taken by the particle to travel from x is equal to 0 to x is equal to a/2 is t1। यहाँ से यहाँ तक जाने का लगने वाला टाइम t1 एंड x is equal to a/2 to x is equal to a is t2, और यहाँ से यहाँ लगने वाला टाइम t2। तो फाइंड t1/t2, तो क्या निकालो t1/t2। कुछ नहीं, बहुत ईजी है। ये वाले फॉर्मूले में पहले t1 पुट करेंगे हम, यहाँ पे t1 रख के देखें एक बार। ठीक है, जब t1 रखेंगे बच्चों तो कहाँ रहेगा t1 पे पार्टिकल, x कितना हो जाएगा a। देखो x t1 पे कितना है, t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू 0 है, चलना ही शुरू नहीं किया पार्टिकल, रुका हुआ है। और t इज इक्वल टू t1 पर, t1 टाइम जब हो जाएगा जब x होगा a/2, जब x कितना होगा बच्चों a/2। तो फॉर्मूले में रख दूँ,
तो x इज इक्वल टू, x की जगह a/2 रख रहा हूँ। देखो बच्चों, मैं x की जगह क्या रख रहा हूँ, a/2, और t की जगह रखूँगा t1। तो a/2, यहाँ पर a/2 इज इक्वल टू a साइन ऑफ 2 पाई t1, यहाँ t1 मिलेगा क्योंकि x की जगह a/2 रखा गया है। x की जगह रखा है बच्चों a/2। बच्चों याद रखना, ये जो t2 टाइम है वो यहाँ का है, इतने चलने का, और t1 टाइम इतने चलने का है। ओके, तो ये देखो a साइन ऑफ 2 पाई t1। अब t1 देखो ये क्या है, a इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल हो जाएगा। देखो ये a किधर आने वाला इधर डिवाइड में, तो ये दोनों कैंसिल। भाई ये शिफ्ट होगा यहाँ आएगा ना नीचे, तो कैंसिल। अब बचा 1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पाई t1। अच्छा बच्चों, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 रहता। साइन कौन सा थीटा है ना, आपको पता करना है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 अगर आंसर आ गया तो थीटा कितना होगा, साइन कितना 1/2 होता है, तो 30 कितना होता है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है ना बच्चों। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा साइन ऑफ 30, ये पूरा 30 है। 30 के बजाय मैं उसको π/6 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ मैं उसको, π/6, वही होता 30 होता, वो भी समझ गया ना। ये वाला साइन 30 1/2, तो यहाँ पर साइन ये ब्रैकेट 1/2 मिला, मतलब पूरा ब्रैकेट 30 के बराबर है, और 30 होता है π/6। तो साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू π/2। ओ सॉरी, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2। तो बच्चों ये पूरा 30 के बराबर है ब्रैकेट, 30 मतलब π/6 के बराबर है। तो π/6 इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट π/6 के बराबर है 2 पाई t1। अच्छा बच्चों, अपनों t1 फाइंड करना है, अपनों क्या फाइंड करना है, t1। तो ये 2 और पाई दोनों डिवाइड में जाएंगे, तो t1 इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी 6 था यहाँ पर, 2 और पाई भी चलेंगे डिवाइड में, तो पाई कैंसल, ये ऊपर बचा 1, नीचे बचे 12, तो t1 हो गया 1/12। 1/12, हाँ t1 मिल गया बच्चों 1/12। अब t2 को मैं ये फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करा था, t2 को अपनी जनरल इक्वेशन से सॉल्व करा था। बच्चों देखो जरा एक मिनट, इधर देखो, हाँ यहां से पार्टिकल पूरा जाता है इधर, वापस आता है इधर, फिर जाता है इधर, फिर वापस आता है इधर, तो इसका टाइम पीरियड मिलता t। इसका टाइम पीरियड क्या मिलता, t मिलता, नहीं मिलता। अच्छा बच्चों, इसको 1/12 की वजह मान लो इसका टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 1 सेकंड दिया हुआ है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, t इज इक्वल टू 1 सेकंड दिया हुआ है। ओके बच्चों, यहाँ पे लिखा है नहीं मैंने, इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, इसका टाइम पीरियड कितना है, 1 सेकंड है ना, क्योंकि ऊपर हमने 1/12 लिखी है ना, 1/12 भी समझ जाएगा तुमको कैसे आया ये। तो ये पूरा जाकर वापस आने के लिए इसको 1 सेकंड लग रहा है ना, 1 सेकंड लग रहा। तो बच्चों यहाँ से पहले इधर जाएगा 1 काम, फिर इधर आएगा 2 काम, फिर इधर गया 3 काम, फिर इधर गया 4 काम। मैंने बताया था ना एक वीडियो में आपको समझा के कि एक ऑक्सीलेशन 2 मीन और एक्सट्रीम के बीच में 4 दौड़े लगाता है। तो ये हो गया 1, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वहाँ पर 2, फिर यहाँ से आया 3, ये गया 4। तो ये हो गया 1/4 सेकंड, ये हो गया 1/4 सेकंड, ये हो गया 1/4 सेकंड, ये हो गया 1/4 सेकंड। चारों ने 1/4 1/4 टाइम ले लिए, तब जाके पूरा कितना हो गया 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड ना देखकर अगर t बोल दिया सिर्फ टाइम पीरियड, तो ये होता है जाने का t/4, यहाँ से फिर वापस आने का t/4, यहाँ से फिर इधर आने का t/4, और यहाँ से फिर यहाँ आने का t/4 होता है। तो अभी 1/4 लिखते हैं हम। तो बच्चों पूरा टाइम तो मिल गया आपको, बच्चों पूरा टाइम तो मिल गया आपको, ये पोजीशन से ये पोजीशन जाने का टाइम मिल गया 1/4। यहां से पूरा यहां तक जाने का टाइम कितना मिल गया 1/4, और यहां से यहां तक जाने का टाइम है 1/12। दोनों टाइम है तुम्हारे पास। अब ये टाइम निकालना था। अरे भाई तुम्हारे यहां से यहां तक जाने के लिए अगर 30 मिनट लगते हैं, यहां से यहां तक जाने के लिए 30 मिनट, बीच में एक पॉइंट है, यहां से यहां तक तुम 12 मिनट में आए थे, तो इसको कितने लगेंगे 18 मिनट। 30 -12 कर देंगे तुम, ये माइनस कर देंगे इसमें से। तो वैसे ही करना है हमको भी। आप यहां से पूरा रास्ता चलने के लिए 1/4 टाइम लगता था हमको, और यहां से ये रास्ता चलने के लिए लगा 1/12। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे पूरे टाइम से, 1/4 माइनस 1/12 कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा 12 4 डिवाइडेड बाय 48। तो 12 - 4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 12 × 4 = 48। सो 8 डिवाइडेड बाय 48। बच्चों मैं इसको डिवाइड करता हूँ ऊपर भी 8 से, नीचे भी 8 से।
तो ऊपर जब 8 से डिवाइड करूंगा ऊपर आंसर आएगा 1, नीचे 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 6 48, तो नीचे आंसर आएगा 6, 1/6। तो T2 मिल गया बच्चों आपको 1/6। बच्चों T1 मिल गया, T2 मिल गया, हमारा आंसर क्या निकालना था? हमको आंसर निकालना था T1/T2, हमको आंसर निकालना T1/T2। तो देखो T1 डिवाइडेड बाय T2 ये हो जाएगा, T1 की वैल्यू है 1/12, T2 की वैल्यू 1/6, 6 जाएगा ऊपर 12 जाएगा नीचे, तो 6/12 यानी कि 1/2 आंसर है ये है आपका आंसर। और इस तरह से हमारा 45 मिनट हो गया। 8 ही क्वेश्चन हुए, लेकिन हमने न्यूमेरिकल भी देखे, सुनो न्यूमेरिकल भी देखे, इजी वाले भी देखे, 2-3 ग्राफ के भी देखे, डैम्प ऑसिलेशन वगैरह के उसके रह गए, रेजोनेंस के वगैरह वो हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर आज का। अच्छे से इसको पढ़िए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए मतलब सिर्फ आपके इसके लिए, ताकि आपका फ़ायदा हो। जो भी कंसेप्ट आपके लिए, अब नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो फिजिक्स स्टार्ट से शुरू होगा, पहले चैप्टर से। ये मिडल में इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि तुम बोले मालूम भाई हमको कितना बता रहे हैं, तुम्हारी क्लास में चल रहा था इसलिए शुरू कर दें। चलो।